हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका गामा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब आपके पास टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस किया जाएगा यहाँ पर, है ना। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें आपके पास देखेंगे कि जब वही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब हम टॉर्क को कैसे किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। ये टॉपिक बहुत ही आपका आईएमपी हो जाता है। अच्छा, कभी हो सकता है इसका डेरिवेशन भी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो बड़ी ध्यान से और बड़ी शालीनता के साथ समझना है। यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है ना बड़ा काम का होगा यहाँ पर। तो आप अगर देखें तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं कैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह कैसी हो भाई, आपकी बराबर हो। ये शायद हमने पहले भी देखा था कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, बराबर हो। यहाँ पे हमने बता दिया कि जो ई है वो आपके पास कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। ओके, और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें तो इसमें ही हमने क्या करा है, एक डाइपोल को कंसिडर किया है। हमने क्या करा है कि इसमें ही हमने एक डाइपोल को कंसिडर किया है। यहां पर हमने एक डाइपोल को कंसिडर किया है। ओके, ये सपोज हमने कह दिया प्लस क्यू और ये कह दिया हमने माइनस क्यू। हमने ये कह दिया कि इस डाइपोल का सेंटर ऑफ एक्सेस, मतलब एक्सेस की अगर बात करें या सेंटर की बात करें तो ये है इस तरीके से, ये आपके पास हो गया क्या, सेंटर। अगर ये सेंटर है तो हमने ये भी देखा था कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास मिलेगी एल, और ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी होगी, एल। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है बिटवीन द पॉइंट चार्जेस वो कितनी होती है, 2l। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप बात करो, चूंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास काय में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पहले पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज आपके पास रखा है तो उस पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या एक फोर्स लगता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज आपको नजर आ रहा है, एक आ रहा है प्लस क्यू और दूसरा आ रहा है आपके पास माइनस क्यू। और एक बात और आपने सीखी थी कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू पर जो आपके पास फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास कैसा होगा, फोर्स लगेगा। लेकिन वही अगर मैं माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू पर अपोजिट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सिंपल सा अगर कहें तो इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड लगता है। ये बात तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। मतलब अगर यहां मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर इस प्लस क्यू पर एक फोर्स यहां लगेगा, ये फोर्स कुछ इस तरीके से यहां पर लगेगा, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी, F बराबर क्यू ई। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर भी, अब ये इस तरफ क्यों लग रहा है, हमने कहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज पर आपके पास जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और वहीं अगर माइनस क्यू की बात करूं तो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन, मतलब इस पर इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहां पर भी अगर हम फोर्स की बात करें तो ये फोर्स होगा आपके पास क्यू ई। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर दोनों पॉइंट चार्जेस आपके पास कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो सिंपल सा इन पर लगने वाला फोर्स भी कैसा होगा, सेम। मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स आपके पास कैसे हैं, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। और अगर डायरेक्शन में अपोजिट है तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और अगर बैलेंस करेंगे तो अगर मैं इनका एफ नेट निकालने की कोशिश करूं, मतलब एफ नेट ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप ये कहोगे कि सर एफ नेट आपका कैसा होगा, जीरो होगा। एफ नेट यहाँ पर क्या मिलने वाला भाई साहब, जीरो। देखना, मैंने आपसे कहा कि हर पॉइंट को आपको यहाँ याद रखना है। मतलब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को आप रखोगे, किसी भी डाइपोल को अगर आप रखोगे तो ध्यान रखना कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो। ये बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और एक बात और ध्यान रखना, ये हमेशा होगा, ऑलवेज, ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए बेटा। नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो ये कहानी बदल जाएगी। क्यों कहानी बदल जाएगी? कि जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते तो हो सकता है यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा हो और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इस एंड पर फोर्स भी तो उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा ना, और अगर यहां कम है तो फोर्स कैसा होगा आपके पास? कम होगा। अगर कम और ज्यादा है तो डेफिनेटली हम कैसे कह पाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या नेट इलेक्ट्रिक जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है वो जीरो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास मिल सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये केस आपका तभी बन पाएगा जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखकर उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो या फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात और समझो, अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो दोनों फोर्स आपके एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये सिंपल सा एक ही डायरेक्शन में होते, मतलब ऐसा ही ऐसे होते, दोनों फोर्स एक ही तरीके से होते, या फिर दोनों इस डायरेक्शन में होते, तब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये आगे बढ़ने की कोशिश करता, आगे चलने की कोशिश करता, मतलब कुछ आगे चलने की कोशिश करता, या तो ये इस डायरेक्शन में आगे चलने लगता या इस डायरेक्शन में चलने लगता। और आगे चलने का सिंपल सा मतलब है एक मोशन करता, जिसे अपन ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। तो अब यहां तो आपके पास दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन तो हो ही नहीं सकता। तो जो दूसरा पॉइंट आपके पास बन सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी, मतलब पहले से कोई इस पर कोई वेलोसिटी ना दी गई हो, है ना। इस बात को समझे ना, अगर पहले से कोई वेलोसिटी इसके पास होती तो फिर ये डेफिनेटली क्या होगा? मूव करने लगेगा। लेकिन पहले से अगर कोई वेलोसिटी नहीं है या कोई एक्सटर्नल अफेक्ट नहीं है इस पर, तो ध्यान रखना ये आपके पास कैसा होगा? नो ट्रांसलेशन मोशन, मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर सिंपल सा कह सकते हो कि ट्रांसलेशन मोशन नॉट अकर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये ट्रांसलेशन मोशन यहां पर नहीं है, अगर ट्रांसलेशन मोशन यहां पर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होगा? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा भाई साहब, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगा। अब शायद आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या सर हम इसे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिखते हैं? तो बेटा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि सिंगल इक्विलिब्रियम लिखने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपके पास कैसा? इक्विलिब्रियम में। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास तीन तरीके के मोशन देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकता है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा हो सकता है आपके पास क्या? रोटेशनल, और तीसरा हो सकता है आपके पास रोलिंग। रोलिंग जिसमें ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशनल भी हो। जैसे किसी भी अगर हम बात करें किसी भी चीज, जैसे ट्रेन के पहियों की बात करता हूं, तो ट्रेन क्या करती है? ट्रैक पर चलती है, लेकिन उसके पहिए जो है वो आपके पास कैसे होते हैं? पहिए जो है वो आपके पास लगातार खुद भी तो रोटेट होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब है आपके पास ट्रांसलेशन का होना, और उस पहिए का उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पाना क्या कहलाता है? आपका रोटेशनल। तो दैट इज द रोलिंग, है ना। समझना इस बात को। तो आपके पास तीन तरीके के कैसे हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम बन सकते हैं। तीन तरीके की हम कह सकते हैं सिंपल सा मोशन बन सकते हैं, और तीनों मोशन की वजह से इक्विलिब्रियम होंगे। लेकिन यहाँ पर तो केवल और केवल क्या है? ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा, यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा। अब रोटेशन होगा ये नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको कहना पड़ेगा ये क्या है? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। केवल इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। केवल इक्विलिब्रियम आपकी तब आएगी जब ना तो रोटेशनल हो, ना ट्रांसलेशन हो और ना रोलिंग हो। बात क्लियर भाई? ये प्यारे एक एक वर्ड यहाँ पर बहुत आईएमपी है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगी। थर्ड एक बात और आपको समझनी है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर थर्ड जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो दोनों फोर्स आपके पास है, इन दोनों फोर्स को अगर आप ध्यान से देखो, दोनों फोर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे के अपोजिट जो हम बार बार कह रहे हैं, है ना। लेकिन एक बात इसमें यूनिक है कि इन दोनों के पास, इन दोनों फोर्सेस के पास जो एक्शन है, अगर हम बात करें, अगर इनकी बात करें, हम फोर्स ऑफ एक्शन की अपन बात करें या लाइन ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें, तो लाइन ऑफ एक्शंस जो है वो कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट है। और रोटेशन के केस में ये बहुत जरूरी होता है कि अगर फोर्स आपके अपोजिट है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर हो या अलग अलग हो, अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनको रोटेशन देने के लिए, रोटेशन कराने के लिए आपके पास जरूरी है कि लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन जो आपके पास है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो ये वाली होगी, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी वो ये वाली होगी। तो अगर दोनों लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपके पास अलग अलग है, तो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रोटेट कर जाएगा। बताओ, आप एक बात यहां से लिख सकते हो कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस
having different line of action so that there is rotation। क्या होगा आपके पास? रोटेशन होगा। रोटेशन का मतलब है कि जब आप बात करोगे, अब एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब रोटेशन होगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से, मतलब ये कुछ इस तरीके से अगर मैं देखा जाए तो ये ऐसा है, ये आपके पास ऐसा है, और ऐसा जब आप इसे करोगे तो ये फोर्स इस तरीके से जाएगा। ये जो ऐसा लग रहा है आपके पास ऐसा होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ऐसे ये वाला भी आपके पास हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो डाइपोल है, वो कैसा होगा, आपका रोटेशन होगा। अगर रोटेशन होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन में आपको मिलेगी, क्या मिलेगी आपके पास, रोटेशनल मोशन आपको देखने को मिलेगी। रोटेशनल मोशन जो है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी। हाँ, अगर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन सेम होती, लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब है कि जैसे सपोज मैं आपसे कहता कि एक इस तरफ फोर्स लग रहा है आपके पास और एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, और ये दोनों फोर्स जो है, जैसे इसे इस F1 बोल दिया, इसे F2 बोल दिया, अगर इन दोनों का हम मैग्नीट्यूड कहें कि सेम हो, डायरेक्शन में ये अपोजिट है, तो फिर क्या यहाँ पर आपके पास रोटेशन बन सकता है? तो ध्यान रखना, रोटेशन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि यहाँ पर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी यही है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है आपके पास, एक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, क्योंकि बैलेंस में जाएंगे, इक्विलिब्रियम में जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर सेम लाइन ऑफ इक्वेशन है, जैसे इसको देखो तो ये फोर्स दोनों अलग अलग है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है आपके पास, लाइन ऑफ एक्शन की अपन बात करें तो कैसी आपके पास सेम है। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो वहां पर कोई भी रोटेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन जो है आपकी डिफरेंट है, अलग अलग है, डेफिनेटली यू कैन रोटेट द ऑब्जेक्ट, है ना, रोटेट करा सकते हो। क्लियर है? तो यहां से इतनी बातें तो आपके पास समझ आई होंगी। और एक बात आपके पास ध्यान रखना कि जब अगर रोटेशन आपके पास आ गया, अगर रोटेशन आ गया तो किसी भी वस्तु को रोटेट कराने के लिए जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, उसी को कहते हैं हम टॉर्क। क्या बोलते हैं अपन? टॉर्क। मतलब इस चीज को रोटेट कराने का काम कौन कराएगा? टॉर्क। एक बात ध्यान रखना, कोई भी वस्तु ट्रांसलेट होती है, कोई भी वस्तु चलती है, तो वो चलती है फोर्स की वजह से। किसकी वजह से चलती है भाई? फोर्स की वजह से चलती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई आर्टिकल आपके पास जो है, अगर वो आपका रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के पीछे आपके पास रीजन क्या होता है? टॉर्क होता है। ये बात यहां तक क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर है भाई? यहां तक चीजें क्लियर है? अब एक बात आपको और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपके पास रोटेशन होगा, वो रोटेशन कैसा होगा? वो रोटेशन होगा आपके पास इस डाइपोल के सेंटर अबाउट, मतलब अबाउट द एक्सिस, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, ये हमने मान ली जो सेंटर आपके पास है डाइपोल का, यहाँ पर COM का काम करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का काम करेगा, और यही एक्सिस होगा। तो ये एक्सिस जो है ना, इस एक्सिस के अबाउट आपके पास क्या होगा? ये रोटेट कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रोटेशन होगा, रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास या अबाउट द एक्सिस, जो आपको कहना है ना, सेंटर ऑफ द मास। ओके, इतना क्लियर है? इतने पॉइंट आप लिखें, इतने पॉइंट लिखें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई होगी यहाँ पर कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उस रोटेट करने के पीछे जिस फिजिकल क्वांटिटी का काम होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से वो घूमेगी, वो क्या होगी आपके पास? टॉर्क होगी। क्या होगी भाई साहब? टॉर्क होगी, है ना। अब एक बात आपको समझनी, यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पर हमने इसे सपोज कह दिया F1 और इसे हमने बोल दिया क्या? F2। क्लियर है? यहाँ पर F1 F2। ओके, इतना मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे अपन चलते हैं। तो इस टॉर्क की हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेशन करके। अब देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, अब यहां से समझना, यहां से अगर हम बात करें, यहाँ सिंपल सा, ये हमने इसे F1 मान लिया, इसे हमने मान लिया क्या? F2। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास कैसा है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ये दोनों अपोजिट है। अब जो हमने टॉर्क की बात करी है, इस टॉर्क की अगर बात करें तो ये टॉर्क को हम दिखाते हैं एक लेटर टाउ से। कैसे दिखाते हैं अपन? टाउ से दिखाते हैं। और ये जो आपके पास होता है, ये होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, है ना। इस चीज को हम मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो आप लिख सकते हो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब मुद्दा ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये मिलेगी आपको बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां पर होगी, देखो समझने इस बात को। फोर्स तो जैसे ये हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स की अगर बात करें तो इस फोर्स और साथ ही साथ एक्सेस ये हमने माना था। अगर इस डाइपोल को ध्यान से देखो तो ये इसका क्या है, जो सेंटर आपके पास है इस पूरी रोड की अपन बात करें, सपोज अगर सेंटर ऑफ मास की यहां देख लें तो ये जो आपके पास सेंटर है, ये सेंटर क्या होगा, इस फोर्स के लिए कैसा होगा, एक्सेस होगा। क्या होगा, ये एक्सेस होगा। तो यहां पर जो आपके पास घुमाएगा वो क्या होगा, इस एक्सेस के अबाउट ही आपके पास क्या मिलने देखने को मिल रहा है, रोटेशन। तो ध्यान रखना आपके पास इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस मिलेगी वो भी कैसी, परपेंडिकुलर। कैसे मिलनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखनी है अबाउट द रोटेशन, है ना, एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, अब एक बात समझना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो एक बात आपको समझनी यहाँ पर और जरूरी है कि इस F1 की वजह से आपके पास जो टॉर्क मिलेगा वो कैसा होगा, आपका टाउ1 होगा, और इस F2 की वजह से मिलेगा तो वो कैसा होगा, आपके पास टाउ2। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर इस F1 की वजह से मिलने वाला जो टॉर्क होगा वो टाउ1 मान लिया, और F2 की वजह से जो आपके पास टॉर्क होगा वो कैसा होगा, आपका टाउ2 हो गया। अब एक बात समझना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट जब इसे रोटेट करोगे तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा, कुछ ऐसा रोटेट करेगा। ऐसा रोटेट करने का मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी होगी, और इस तरीके की डायरेक्शन को सिंपली हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। घड़ी तो सबने देखी होगी भाई, घड़ी का चलना तो सबने देखा होगा। मतलब यहां पर जो आपके पास टाउ1 है वो आपके पास मिलेगा क्या, एफ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर, फोर्स और रोटेशन के। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है और फोर्स ये है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल सकते हो, देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली। क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपके पास ये। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम निकालेंगे कैसे, तो देखो यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये हमने मान लिया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सपोज हमने ये कहा कि ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे अपन ने बोला पी। अगर पी और ई के बीच में मिलने वाला एंगल अगर आपका थीटा है, मतलब सपोज अगर लेट की अपन बात करें, लेट थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर थीटा हमने यहाँ पर देख लिया तो जैसे ही आप थीटा यहाँ पर दोनों के बीच में मानोगे तो देखो ये एल जो है, इस एल का एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा आपके पास एल कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिलने वाली है वो क्या मिल जाएगी आपके पास, एल साइन थीटा मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं एल साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ1 की जो वैल्यू आपके पास मिलेगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, एफ की वैल्यू क्या हो गई, क्यू ई, यहां से एल साइन थीटा, ये मिल गया। टाउ1 क्या मिल गया आपके पास, क्यू ई एल साइन थीटा। इसे हमने दिया अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन 1। ओके, अब आते हैं इस एंड पर। इस एंड पर देखो तो इस एंड पर भी वही होने वाला है, ये एक्सेस है, और इसके पर अगर आप अबाउट क्या करोगे, इसे घुमाने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा जाएगा। यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो ये इस तरीके से एक्सेस के अबाउट यहाँ घूमने की कोशिश करेगा, है ना। अगर ये घूमने की कोशिश करेगा तो इसकी भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी टाउ2 की, मतलब यहाँ पर टाउ2 भी जो है वो कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा भाई। कैसा होगा, क्लॉकवाइज आपके पास होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है आपके पास तो देखो टाउ2 क्या मिलने वाला है, टाउ2 की अगर अपन बात करें तो टाउ2 जो है आपके पास होगा क्या, वही सिंपल सा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कैसे निकालोगे प्यारे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये होगी, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आपके पास क्या है, एल है। यहां पर ने मान लिया क्या, थीटा, क्या आपके पास थीटा, मतलब पी और ई के बीच में वो थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास क्या, एल कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, एल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये भी होगी आपके पास क्या, एल साइन थीटा। तो मतलब यहां से मिलेगा आपके पास क्या, टाउ2। टाउ2 जो है वो आपके पास होगा एफ इंटू एल साइन थीटा। मतलब टाउ2 की अगर हम बात करें तो एफ की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा क्यू ई एल साइन थीटा। ओके, ध्यान रखना आपके पास।
ये सिंपल सा आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो यहाँ से टाउ 1 की वैल्यू भी मिल गई और टाउ 2 भी मिल गई। अब हम यहाँ देखेंगे कि नेट टॉर्क क्या हो सकता है, नेट टॉर्क क्या मिलेगा। तो देखो नेट टॉर्क अपन देख लेते हैं, नेट टॉर्क। तो नेट आपका टॉर्क जो होगा वो होगा नेट टॉर्क। अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो ये होगा आपके पास वेक्टर सम ऑफ टाउ 1 प्लस वेक्टर सम ऑफ टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, ध्यान रखना वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, है ना, वेक्टर सम की बात कर रहे हैं। लेकिन वेक्टर सम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी कैसा है आपके पास क्लॉकवाइज, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक दूसरे के अपोजिट होते हम वहां पर घटा देते, लेकिन एक दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ से कहा जाए तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों कैसे होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ से जो टाउ नेट आपके पास आएगा वो आएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 की जो वैल्यू आपके पास है वो है QEL साइन थीटा प्लस, और इसकी भी जो वैल्यू है वो भी क्या है आपके पास QEL साइन थीटा। अगर देखा जाए तो ये बनेगा 2QEL साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहूं तो ये अरेंज करने के बाद मिलेगा 2QLE साइन थीटा, ऐसा मिल पाएगा। और अगर प्यारे ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में ही, आप पढ़ के आ रहे हो। ये क्या है आपके पास, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब यहां से अगर हम देखें तो टाउ नेट जो आपके पास मिलने वाला है वो होगा क्या क्या, PE साइन थीटा। क्या होगा भाई साहब, PE साइन थीटा, है ना। तो ये है आपका नेट टॉर्क, क्या होगा आपके पास PE साइन थीटा। इतना लिखो, ओके, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लिख गया भाई, लिख गया। मैं मिटा रहा हूं इसे, है ना। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाउ क्या मिल गया आपके पास, टाउ नेट जो है वो PE साइन थीटा मिल गया। क्या मिल गया, PE साइन थीटा। देखो PE साइन थीटा आपके पास है, यहां से आपने क्या निकाला, यहां से टाउ जो है आपके पास मिला PE साइन थीटा। अगर आप अपनी 11वीं को याद करो, मतलब 11th क्लास को अगर याद करो और 11th क्लास के वेक्टर चैप्टर को अगर आप याद करो तो आपने ये ऐसा कहीं ऐसा भी देखा था, AB साइन थीटा, ऐसा कहीं देखा था। AB साइन थीटा इसका मतलब होता था कि या तो ये होगा आपका A क्रॉस B वेक्टर, मतलब दो वेक्टर होंगे जिनके बीच में आपके पास एक थीटा एंगल होगा। अगर हम A क्रॉस B की बात करें तो ये क्या कहलाता था आपका AB साइन थीटा। लेकिन ये AB हो सकता है, मतलब B क्रॉस AB हो सकता है। क्या हो सकता है आपके पास B क्रॉस A। यहाँ पर जो थीटा है आपके पास क्या है, थीटा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, ए और बी के बीच में आपके पास एंगल होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी हमने जो थीटा कंसिडर किया था, अगर इस थीटा की कंसिडर की बात करें तो ये इस तरीके से कि एंगल किस किस के बीच में भाई, पी और ई के बीच में। तो अगर ये ए बी साइन थीटा जो है या तो ये ए क्रॉस बी का होगा या बी क्रॉस ए का होगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर यहां देखा जाए तो यहाँ पर जो पी साइन थीटा है, ये पी साइन थीटा में या तो ये होगा पी क्रॉस ई या फिर होगा आपके पास ई क्रॉस पी, ऐसा होगा। अब बात यह है कि इनमें से दोनों में से लेना कौन सा पड़ेगा, या दोनों में से कौन सा ट्रू है। तो दोनों में से कौन सा ट्रू है ये हमें पता लगाना पड़ेगा, मतलब बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन ढूंढ पाए तो हम इसका आराम से पता लगा पाएंगे कि P क्रॉस E है या E क्रॉस P है। समझ रहे इस बात को। तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, थंब रूल लगा लो या स्क्रू रूल, जो भी आपके पास लगाना है। वेक्टर में आपके पास दोनों देखते हो तो देखो यहाँ समझना इस बात को, समझना इस बात को। अगर आप यहां से ये कहना चाह रहे हो, यहां से आप ये कहना चाह रहे हो, इस फर्स्ट केस में देखो, आप एक सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ये आपके पास है और ये E है, ये E है और ये क्या है आपका P है। ठीक है, समझना इस बात को। और ये क्या है आपके पास थीटा है। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। देखो
अब हमें चलना है कहां से, पी से ई। तो पी से ई जब भी आप चलो तो आप अपने क्या हाथ को खोलो, अपने पाम को खोलो, और पाम को खोलने के बाद जहां आपने रखा है वहां पर रखकर आप क्या करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लो। किसकी तरफ, जिसकी तरफ आपको जाना है उसकी तरफ आप कर्ल करो। तो कर्ल करने के बाद ऐसा, ये कुछ ऐसा है आपके पास, तो यहां रखोगे आप, तो यहां रखने के बाद आप ऐसा करोगे तो ये जो डायरेक्शन है आपके पास क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना। अब ये तो हो गया पी क्रॉस। जब आप जिसको चलना, पी क्रॉस ई की बात करो तो आपको कहां से चलना है, पी से चलना है ई की तरफ, पी से चलना है ई की तरफ। तो ऐसा करा आपने, और ऐसा करने के बाद आप कर्ल करो, देखो अंगूठा आपका जो होगा धीरे धीरे ऐसा जाएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, समझ रहे ना बात को। वही अगर हम देखते हैं ई क्रॉस पी का, तो ई क्रॉस पी का मतलब है आपने पाम खोला, और पाम खोलने के बाद आपने रखा है ई पर, और इसे क्या करें आप, कर्ल करें। तो कर्ल करने के बाद डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। मतलब अगर पी से ई आप जा रहे हो तो कैसा है आपके पास, इनवर्ट। कैसा आपके पास इनवर्ट है। और अगर ई से पी जा रहे हो आप, ई से पी जा रहे हो तो ये कैसा है आपका, आउटवर्ड। कहने का सिंपल सा मेरा मतलब है कि जब पी से ई जा रहे हो तो आप कैसा आ रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। मतलब ये जो पी से ई है हमें क्या दे रहा है आपका, क्लॉकवाइज दे रहा है, या अंदर की तरफ हम कह सकते हैं, इनवर्ट्स कह सकते हैं, है ना। जो डायरेक्शन है वो हमें कैसी मिल रही है आपके पास, इनवर्ट्स है। लेकिन जब ई से पी आप जा रहे हो तो आपके पास डायरेक्शन मतलब ये वाला होगा। और अगर ये आपने क्लॉकवाइज मान लिया तो डेफिनेटली ये कैसा होगा भाई आपका, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पी साइन थीटा हमें मिला था, टाउ बराबर पी साइन थीटा मिला था, ये हमारे पास कैसा था भाई, क्लॉकवाइज था। अरे क्लॉकवाइज देखा था ना हमने, देखो ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था। तो ये जो क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली ये भी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जो टाउ जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपके पास, पी क्रॉस ये मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर फाइनल की अपन बात करें इन द वेक्टर फॉर्म, तो आपके पास जो टाउ देखने को मिल रहा है वो टाउ कैसा होगा आपके पास, पी क्रॉस ई होगा। कैसा होगा आपके पास, पी क्रॉस ए। अच्छा एक बात और आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात और थी कि जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूँ ए बी साइन थीटा, जैसे ये सी के बराबर है, सी वेक्टर बराबर क्या है आपके पास, ए बी साइन थीटा है। और अगर ए बी साइन थीटा में या तो ये आ जाए या ये आ जाए, तो ये जो सी वेक्टर है ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता था आपका ए वेक्टर, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता था आपके पास बी वेक्टर के। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है यहाँ से कि जो टाउ है वो टाउ परपेंडिकुलर होगा आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के, और साथ ही टाउ जो है वो परपेंडिकुलर होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है। इस लाइन को आप बहुत याद रखना भाई, ये जो लाइन है हमने कही है ये लाइन बड़ी काम आएगी आपके जब हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है यहाँ पर कि जो टाउ है आपके पास, टाउ टॉर्क जो आपके पास है ये परपेंडिकुलर टू द डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर आई होंगी आपके पास समझ में। ओके, इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब इसी डेरिवेशन को अगर हम चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से भी हम इस डेरिवेशन को निकाल सकते हैं। मैं आपको वो भी निकाल के दे रहा हूँ। बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा, या इन द वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, है ना। जहां पर आपके पास जो टाउ है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के, और साथ ही साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है प्यारे, है ना। ओके, एक बात और आपको यहाँ समझनी है कि अगर हम चाहें तो इसी डेरिवेशन को एक शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाकर अगर हम देखें तो देखो, एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर है। आपने सुना होगा कपल, कपल के बारे में तो सुना होगा। कपल वो नहीं भाई प्यारे, राम सीता लक्ष्मण वाला कपल नहीं, ये कपल है आपके पास। अगर हम बात करें तो कपल आपको ये बताता है कि जब हम कपल के द्वारा यहाँ पर टॉर्क कंसिडर करें या टॉर्क को कैलकुलेट करें तो कपल आपसे ये कहेगा कि टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस having different line of action,
है ना। आपका कपल कब आपके पास डिस्क्राइब होगा या कब डिफाइन होगा, जो आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके पास होंगे और साथ ही साथ हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइन ऑफ एक्शन कैसी होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हो। जब आपका टॉर्क यहां दिया जाता है तो यहां पर जो टॉर्क आपके पास होगा ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपके पास मिलने वाली है वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ध्यान रखना। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें फोर्स इनटू कोई भी एक फोर्स आप ले लो, यहां पर कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी वो बिटवीन टू फोर्सेस। अब देखो यहां समझना, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर इसका सेंटर है O। हमने ये कहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है आपके पास कितनी थी, 2L है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। यहां पर आपके पास माइनस क्यू है और यहां पर आपके पास क्या है, प्लस क्यू। इस पर एक फोर्स लगेगा आपके पास क्या, क्यू ई, इसे हमने मान लिया एफ। इस पर एक फोर्स लगेगा जिस पर भी मैग्नीट्यूड होगा क्यू ई। अब समझना, यहाँ पर अगर आप किसी एक फोर्स को ले लें तो यहाँ पर एक फोर्स आपने ले लिया क्या, क्यू ई, ये तो ले लिया आपने। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी कहां पर, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मतलब इन दोनों फोर्स, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी बेटा वो यही तो बनेगी, ये वाली, यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप निकालोगे कैसे, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने का वही एक तरीका है कि अब ये लंबाई कैसी होगी आपके पास, 2L है, तो ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट बनेगा क्या होगा आपके पास, 2L sin थीटा। इतना कितना था, L sin थीटा, ये कितना था, L sin थीटा, तो दोनों को जोड़ के आपके पास 2L sin थीटा। ये सिंपल सा आप देखो तो ये डाइपोल मूवमेंट है आपके पास। ये क्या है आपके पास, डाइपोल मूवमेंट है भाई साहब। ये जैसे अगर ये एंगल की बात करें, ये हमने थीटा मान लिया, ये ई है और ये आपके पास क्या है, पी है। पी और ई के बीच में हमने थीटा लेके चले, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, 2L cos थीटा होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका 2L sin थीटा। पैरेलली आप इसे शिफ्ट करोगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा आपका, 2L sin थीटा। मतलब यहाँ से सिंपल सा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2L sin थीटा। टाउ अगर देखें तो ये आपके पास बनेगा 2QL E sin थीटा होगा भाई साहब। इस 2QL को हम कहते हैं P, तो टाउ जो आपके पास आएगा PE साइन थीटा। जैसे अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ बराबर आपके पास होगा P क्रॉस E। क्या होगा आपके पास, P क्रॉस E। तो आप चाहो तो इस अल्टरनेट कॉन्सेप्ट से भी आप क्या कर सकते हो भाई, इसे याद कर सकते हो। देखो कन्फ्यूजन का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, अगर आपको वैसा याद है तो वैसा याद कर सकते हो, अगर आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ पर वो जो भी, जैसे अक्सर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर डाइपोल, जो डाइपोल ले रहे हैं, डाइपोल की डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 2L। अब आपको 2L कुछ भी दे दे आप वहां से आप डील कर सकते हो, सिंपल सा है। क्लियर है, ओके ठीक है, अच्छे से उतारे। इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, टाइम देखो, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द थीटा ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, फाइंड द थीटा ऑफ डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर torque is the half of the maximum torque। ओके अब
क्वेश्चन आपके पास है कि आपको यहाँ निकाल के बताना है थीटा। क्या निकाल के बताना है? थीटा आपके पास निकाल के बताना है, या मैक्सिमम और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जहां पर टॉर्क जो है वो कैसा है आपके पास, मैक्सिमम टॉर्क का हाफ है। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है मैक्सिमम टॉर्क का। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर हम बात करें केस की, जो अभी तक हमने टॉर्क देखे थे, अगर इस टॉर्क की मैं बात करूं तो इस टॉर्क की जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम कब हो सकती है और इस टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है। मतलब यहाँ पर दो केस बनने वाले हैं आपके पास। अगर केस वन की बात करते हैं अपन, केस वन की बात करते हैं, केस वन जब आप टॉर्क की बात करोगे मैक्सिमम केस पे, तो एक बात समझो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो टाउ जो है वो आपके पास होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है आपके पास? पीई साइन थीटा होता है। और पी साइन थीटा में अगर आप प्यार से देखो तो यहाँ पर वेरिएबल जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास? साइन थीटा मिलेगा। मतलब साइन थीटा की जो कुल मिला के अगर कहा जाए तो थीटा की जो वैल्यू आपके पास होगी उसी के हिसाब से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी, और साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इस हिसाब से ही आपके पास क्या होगा, आपके पास टॉर्क होगा। समझ रहे ना बात को? अब टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है? टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है? जब आपको थीटा पता हो। अब थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पर टॉर्क जो है आपके पास कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा अगर मैं देखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यहाँ पर जो आपके पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मैक्सिमम की। तो साइन थीटा की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा की बात करें, तो जब आप थीटा साइन थीटा का जो है मैक्सिमम आपके पास हो सकता है, अगर हम बात करें तो प्लस माइनस वन। समझना भाई बात सब, प्लस माइनस वन का मतलब है कि जब थीटा आपका 90 होगा तो साइन 90 जो है आपके पास होगा 1, और अगर थीटा आपके पास 270 होगा तो साइन 270 जो आपके पास होता है वो कितना होता है, -1। क्लियर है? हमें मैग्नीट्यूड पता करना है तो सिंपल सा आपको 1 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कहां पर मैक्सिमम हो सकती है? 90 पर मैक्सिमम हो सकती है और 270 पर मैक्सिमम हो सकती है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि अगर हम कहें ग्राफिकली तरीके से अगर मैं देखना चाहूं तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखो तो फर्स्ट केस कुछ ऐसा होगा कि आपके पास ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने ले लिया। एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा कुछ होगा जहां पर आपके पास कितने का एंगल बनेगा भाई साहब, साइन थीटा। ये एंगल जो आपके पास, एंगल किस किस में देखते थे अपन? ई और पी में देखते थे। तो ये P हो गया और ये E हो गया, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास? 90। डायरेक्शन क्या होगी? ये -q है तो ये +q है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा तो होता है -q से +q। तो एक ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन आपके पास ये बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास यूनिफॉर्म। 270 का केस आपका तब बनेगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके का होगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो डेफिनेटली ये हो गया -q और ये हो गया आपका +q, और ये आपके पास क्या है? P है। क्लियर है? और ये है आपकी E। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये 90 ये 90 ये 90, कितना हो जाएगा? ये 270। कितना हो जाएगा आपके पास? 270। मतलब इन दोनों केसेस में आपके पास जो टाउ है या जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास? मैक्सिमम मिलेगी। और मैक्सिमम कितनी? अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी मिल सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब साइन 90 आप एक रख दो या साइन 270 आपके पास कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां से जो टाउ मैक्स मिलेगा वो कितना होगा प्यारे? पीई मिलेगा। कितना मिलेगा? टाउ मैक्स जो है वो कितना मिल जाएगा आपके पास? P। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि टॉर्क मैक्सिमम आपको जब मिल सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 हो या 270 हो। और चूंकि कैसा दिख रहा है आपके पास? परपेंडिकुलर सिचुएशन मिल रही है। ये भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के और ये भी तो परपेंडिकुलर है। जस्ट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने घुमा दिया है। यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल बन रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर आपके पास एंगल 270 है तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा है? डाउनवर्ड पोजीशन पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोनों ही केस में आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द यहां से एक चीज लिख लो यहाँ पर, अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम टाउ मैक्स की बात करें तो टाउ मैक्स में आपको एक बात समझ आ रही प्यार, यहां से एक बात समझ में जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अरे यहां तक समझ आई? चीजें आई होंगी। चलो ध्यान रखो।
तो यहाँ से टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास पी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा ये कहा है, अच्छा इसके कुछ वो भी लिख लो, इसके जो आपके पास ऑप्शंस है वो है 45 डिग्री, बी आपसे कहा है 60 डिग्री, सी आपसे कहा है 90 डिग्री और डी आपसे कहा है 30 डिग्री। अब आप बताएं इसमें से, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि क्या आपके पास हो सकता है। ठीक है, करें। ओके, मैं ये मिटा रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में सिंपल सा इसने कहा है कि जो आपके पास टॉर्क है या विच है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर टॉर्क इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, है ना। अगर हम बात करें तो टॉर्क मतलब टी जो है वो आपके पास टाउ मैक्स का कितना है भाई, हाफ है, यही इसने बोला है। टाउ की अपन बात करें तो ये होता है आपके पास पी साइन थीटा। टाउ मैक्स अभी अपन ने देखा था कितना था आपका, पी डिवाइडेड बाई 2, पीई से पीई गया, साइन थीटा बचा आपके पास कितना 1/2, और 1/2 साइन की कब वैल्यू होती है भाई साहब, जब आपके पास थीटा कितना होता है 30। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी 30। क्लियर है? अरे हाँ समझ आया। वेयर टॉर्क इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, है ना, ये इसने बोला है। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एज पर द क्वेश्चन हमने इस चीज को लिखा है और आंसर है आपके पास। क्लियर है भाई? अरे हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इसी में अगर अपन देखें तो जैसे अभी हमने मैक्सिमम का केस देखा था, केस नंबर 2 जो आपके पास है, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो केस नंबर 2 आपके पास हो सकता है कि जब आपका टाउ जो हो वो कैसा हो, आपका मिनिमम हो। टाउ मिनिमम भी तो हो सकता है। अगर टाउ मिनिमम है तो फिर कब है, टाउ अगर मिनिमम है तो फिर कब है, तो हम देख लेते हैं। टाउ जो होता है अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका पीई साइन थीटा, ऐसा आपके पास है पीई साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा जो है वो क्या होना चाहिए आपका 0। क्या होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए। और आपके पास जो 0 है वो साइन की वैल्यू तब आती है जब आप तो या तो थीटा आपका 0 हो या फिर आपका कब हो भाई 180 थीटा, मतलब साइन 0 की बात करें तो 0 होता है, या साइन 180 की बात करें तब कैसा होता है आपके पास 0। बात क्लियर है? देखो आपके पास टाउ मिनिमम तब हो सकता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा कैसा हो 0। अगर ये 0 आपके पास तो पूरी टर्म्स आपके पास 0, तो टाउ कैसा हो जाएगा आपके पास मिनिमम हो जाएगा। और अगर साइन थीटा 0 है आपका तो इस बात का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, या तो 0 होगी या 180 होगी। मतलब ये कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। अब देखो यहाँ पे ये जो थीटा आपके पास होता है, अगर इस थीटा की बात करें तो ये क्या है, ये जो थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था आपके पास। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गई हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास, है ना। अब जब थीटा अगर 0 है तो सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, प्यारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां से सिंपल सा अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास P है, P और E के बीच में जो आपके पास एंगल है वो कैसा होगा 0। समझ रहे? दूसरा केस जब आपके पास 180 हो तो सिंपल सा है ये भी, इसमें बस जस्ट आपके पास जो है अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा -q और ये हो जाएगा आपका +q। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। वही अगर मैं देखूं इसमें सेकंड वाले केस में तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों के बीच में 180 डिग्री का सिंपल सा है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो कुछ ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने ले लिया P, मतलब ये होगा -q तो ये होगा +q। ध्यान से रखना यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरीके की है, डाइपोल मोमेंट आपका इस तरीके से, तो दोनों के बीच में कैसा एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? अरे बात समझ आ रही है? ओके ठीक है, क्लियर है। लिखो
ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ पर एक बात बहुत खास है, यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ समझना बात को, बड़े प्यार से समझना, बड़े ध्यान से समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर सिंपल सा, इससे पहले जो हमने केसेस देखा था मैक्सिमम का देखा था, या उससे पहले जो हमने सिंपल सा एक थ्योरेटिकल बेस प्रिंसिपल केस देखा था, उस प्रिंसिपल केस में आपने ये देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रख रहे थे या इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे रख रहे थे, इस एंड पर एक फोर्स था, इस एंड पर आपके पास फोर्स था, यही था आपके पास। और जैसे आप ये फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो तो ये फोर्स दोनों क्या कर रहे थे, इसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे थे, रोटेट कराने की कोशिश कर रहे थे। रोटेट इसमें भी आपके पास यही होगा, ये भी रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां समझना बात को, यहां अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां जब आपने बात करा था, जब आपने यहां देखा था, यहां पर इस वाले केस में, तो इस वाले केस में आपका जो एफ नेट था वो क्या था, आपका जीरो था। एफ नेट आपके पास कैसा था, जीरो था, मतलब वहां पर ट्रांसलेशन मोशन नहीं था। साथ ही साथ लेकिन टाउ के पास अपनी कुछ वैल्यू थी, और वो टाउ की वैल्यू आपके पास देखने को मिली थी, आपके पास कितनी, पी साइन थीटा। समझना बात, मतलब यहाँ पर जो टाउ नेट था वो जीरो नहीं था प्यारे, वो जीरो नहीं था। बात क्लियर हुई। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखो, जब आपने ये कहा था तो आपने केवल एक बात कही थी कि यहां पर जो इक्विलिब्रियम मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल आपके पास इक्विलिब्रियम मिलेगी। कौन सी मिलेगी आपके पास, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मिलेगी। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखो, इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले केस में अगर यहां देखो तो इस प्लस क्यू पर जो फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ ई, और यहां पर जो फोर्स आपके पास लगेगा वो लगेगा कुछ इस तरीके से, लगेगा कि नहीं। ये हमने सपोज F1 मान लिया, ये मान लिया हमने F2। यहां पर क्या F नेट की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा आप मुझे बताओ, यहां पर अगर देखा जाए तो F नेट क्या हो सकता है, तो आप यहां देखो तो F नेट यहां पर भी जीरो होगा। देखो यहां पर अगर देखें तो F नेट जीरो क्यों होगा, ये आपका QE है, ये भी आपका क्या है, QE है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, F नेट कैसा हो जाएगा प्यारे, जीरो। कैसा हो जाएगा, एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो का मतलब है कि यहां पर भी होगी आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, होगी कि नहीं, समझ रहे ना बात को, बात क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्या रोटेट कर पाएगा। तो एक बात समझो यार, यहां पर हमने कहा था कि रोटेशन आपका तब आ सकता है जब टू इक्वल फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। क्या यहां पर लाइन ऑफ एक्शन आपके पास अलग अलग है, नहीं है भाई। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन दोनों कैसी है आपके पास, सेम है। और अगर दोनों सेम आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है तो वहां पर रोटेशन भी नहीं होगा। अगर रोटेशन नहीं होगा तो सिंपल सा हम कहेंगे कि वहां पर जो टाउ नेट है वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। अरे होगा कि नहीं, जब रोटेशन ही नहीं है तो वहां पर टॉर्क जो अपन देखेंगे वो कितना होगा आपके पास, जीरो होगा। इस केस में भी आप देख सकते हो, इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो देखो माइनस क्यू का मतलब है अपोजिट, ये कुछ इस तरीके से। यहां देखो तो प्लस क्यू इन द डायरेक्शन, मतलब ये एक दूसरे को पुश करेंगे, ये रोटेट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है आपके पास, सेम है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, सेम है, तो लाइन ऑफ एक्शन से आपके पास रोटेशन नहीं नजर आएगा। मतलब इस केस में भी टाउ नेट जीरो है, इस केस में भी टाउ नेट जीरो, क्योंकि मिलना भी चाहिए, क्योंकि मिनिमम का केस आपके पास है। तो टाउ नेट आपके पास जीरो, और टाउ नेट आपके पास अगर जीरो है तो आप सिंपल सा कहोगे कि सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मिलेगी। यहाँ पर कैसे मिलेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रही, रोटेशन नहीं हो रही, तो रोलिंग कैसे होगी, मतलब रोलिंग वाली इक्विलिब्रियम भी होगी। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो सिस्टम है आपके पास, ये सिस्टम आपका कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। कैसा है प्यारे, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। कैसा है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। मतलब इस हर केस से एक बात आपको समझ आ रही है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हर एक पोजीशन में, हर एक स्थिति में अपने अलाइन करने की, मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने अलाइन करने की कोशिश करती। अलाइन करने का मतलब है कि अपने ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती, चाहे वो आपके पास ऐसा सिंगल सा खड़ा हो या फिर आपके पास इस पोजीशन में रहो। दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपने ही डायरेक्शन में लेके जाए, अपने ही डायरेक्शन में अलाइन कर ले।
समझना। तो ये पॉइंट आप लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन और मतलब इन वन डायरेक्शन, है ना। यहाँ एक पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन ऑन डायरेक्शन, मतलब ये हमेशा अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी, किसको, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये केस समझना, ये भाई साहब समझना आपको, ये बड़ी चीज है। मैंने क्या बोला है कि अगर इस केस में बात करें, मिनिमम के केस की जब हम बात करें, तो एफ नेट भी आपका जीरो, मतलब ट्रांसलेशन आपके पास इक्विलिब्रियम है, टाउ नेट आपके पास जीरो, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपके पास है। और अगर दोनों इक्विलिब्रियम है तो सिंपल सा रोलिंग इक्विलिब्रियम भी आपके पास मिलेगी। और अगर सभी जगह इक्विलिब्रियम, तीनों तरीके के इक्विलिब्रियम मिल गए, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो गए। कैसा हो गया आपके पास, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो गए। और जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला जो केस आपके पास है, जहां पर थीटा आपका कितना है, जीरो है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं अपन इसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। और जब आपके पास थीटा कैसा है, 180 है, थीटा आपके पास कैसा है, 180 है, थीटा आपके पास कैसा है प्यारे, 180 है, तो ये कहलाता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक है स्टेबल, दूसरा है आपका अनस्टेबल। अगर देखा जाए तो तीन तरीके की इक्विलिब्रियम होती है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर रहे, ऐसी इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है आपकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करेगी। क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर डिस्प्लेस करा जाए, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर किसी आर्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाए, तो देन डेफिनेटली ही दैट कैन कम्स इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे देखो, एक सपोज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर मैं आपसे एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टेबल और अनस्टेबल का। जैसे यहां पर एक रिंग है, यहां पर रिंग है, और यहां पर आपके पास एक छोटे छोटे से कंचे रखे, कंचे, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेबल होगी, कौन सी अनस्टेबल। तो ये वाला जो केस है आपके पास बनेगा स्टेबल का, काय का बनेगा, स्टेबल का। और ये वाला जो केस है ये बनेगा आपके पास अनस्टेबल का। कैसा बनेगा, अनस्टेबल का। क्यों, क्योंकि अगर जब आप इसे डिस्प्लेस करोगे, या तो इस तरफ डिस्प्लेस कर लो या इस तरफ डिस्प्लेस कर लो, ये कुछ देर बाद डिस्प्लेस होने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। लेकिन बेटा एक बार इसे हाथ लगा के देखना, इसे जैसे ही हाथ लगाओगे ना बेटा, ये निपट जाएगा, ये सीधा सा आपके पास कैसा होगा, कभी भी अनस्टेबल कंडीशन, मतलब कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। अगर ये चाहे यहां से देखा जाए तो ये जरूर यहां पर आ सकता है, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम को गेन कर सकती है। ये बात समझ रहे हैं। तो ये वाली जो केस है वो स्टेबल की है, और ये वाली केस काय की आपकी अनस्टेबल की है। क्लियर है, अरे हाँ, ठीक है, लिखो इतना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, हो गया, मिटा दें। अच्छा देखो, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक चीज ये है कि जैसे अभी हमने जो मैक्सिमम का केस डिस्कस किया था, जो मैक्सिमम का केस हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम के केस में आपने ये देखा था कि जब आप टाउ मैक्स की बात कर रहे थे, टाउ मैक्स की जब आप बात कर रहे थे, तो टाउ मैक्स में आपने देखा था कि टाउ जो था वो पी साइन थीटा था। पी साइन थीटा का मतलब है जहां पर थीटा आपका या तो 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री था। समझना बात को। अगर यहां केस देखा जाए तो ये एक केस था,
या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा और ये आपकी ई थी, ये मतलब ये परपेंडिकुलर। या हमने ये कहा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये आपके पास कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। या हम इस केस में भी देख लें, इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ था। ये वाला अगर देखा जाए तो यहाँ से -q ये +q, ये अगर ये ई है तो ये वाला जो एंगल आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, 270। मतलब रहेगा ये फिर भी कैसा आपका, परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। अब बात को समझने यहाँ पर, जब आपने ये कहा था तो यहाँ पर जो आपके पास टाउ मैक्स था, जो टाउ मैक्स था इसकी वैल्यू आई थी आपके पास p, मतलब साइन थीटा आपने 90 रखा तो वैल्यू हो गई आपके पास 1। जो टाउ मैक्स था वो क्या थी आपके पास p। समझ रहे बात को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर मैंने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड जो है मैं अगर ले लूं क्या 1 न्यूटन पर कूलम, है ना। मतलब अगर मैं E को सपोज कह दूं 1 मतलब यूनिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यूनिटी कंसिडर कर लें तो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या करा, एक कंसिडर किया, मतलब इसकी यूनिट मतलब जो कंसिडर करनी है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमने एक कंसिडर कर ली, तो एक बात आपको समझना यहाँ से, जो टाउ होगा वो क्या होगा आपके पास P के बराबर होगा। टाउ जो है वो कैसा होगा आपके पास P के बराबर होगा। देखो हमने क्या कहा, जो टाउ जो है वो P के बराबर, मतलब यहां पर मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो हमने डेफिनेशन दी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन आपके पास मिली थी, है ना, वो यहाँ पर एक डेफिनेशन आपके पास और मिल सकती हो कि देखो एक डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि इफ स्ट्रेंथ, इफ इंटेंसिटी of electric field is unity, then electric dipole moment is torque where इलेक्ट्रिक डाइपोल, या आप ऐसा कह सकते हो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब एक डेफिनेशन आपके पास ये भी हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक कंसिडर कर लिया जाए, यूनिटी कंसिडर कर लिया जाए, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द या एक्सपीरियंस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द कैसा कहा जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर आपके पास कहता है परपेंडिकुलर टू, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ऐसे केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, आपका टॉर्क होगा। समझ ना बात को। तो इस तरीके से भी आप इसे चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो। क्लियर है। ओके हो गया, हुआ भाई, ठीक है। इसके बाद हम एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है आपके पास, तो देखो ये आपके पास एक जेई का क्वेश्चन है। अगर इस जेई के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को हम करें क्या, इसके आपके पास ऑप्शन भी है 45, 60, 90, 30। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ये कहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका आपका डाइपोल मोमेंट दिया है P, जो आपके पास थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो देखना यहाँ पर ये हमने ले लिया, यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई।
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कुछ इस तरीके से, जिसका डाइपोल मोमेंट है p। हमने मान लिया कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया आपके पास, ये हो गया। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है। दूसरी बात उसने ये भी कही है कि व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर EI कैप इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क T1 बराबर टाउ के। अब समझने इस बात को, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दी हुई है वो कैसी है आपकी EI कैप। आई कैप का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस। कैसी होगी आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस। और चूंकि सिर्फ आई लिखा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होने वाली है वो कुछ इस तरीके से ऐसे है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपके पास E1 है। ओके, अब यहां से अगर अपन देखें तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अपन बात करें तो आपके पास जो एंगल है वो कैसा होगा, ये थीटा। ध्यान रखना कुछ भी एंगल आपको नहीं रख देना, सिर्फ आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो थीटा हम लेते हैं वो कहां पर लेते हैं, आपके पास P और E के बीच में लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो अगर देखें यहां से तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और P के बीच में आपके पास जो एंगल है वो कितना बन रहा है, आपके पास थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है आपके पास, थीटा। मतलब यहां से अगर हम टॉर्क देखना चाहें, टॉर्क अगर T1 की अपन बात करें तो T1 आपके पास क्या मिल सकता है, T1 आपके पास होगा PE1 sin थीटा। यही होता था PE1 sin थीटा। ये थीटा क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में मिलने वाला एंगल है। अगर यहाँ E1 की बात करें अपन, E1 की अगर मैं बात करूं या सिंपल सा, तो E1 की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, E1 की जो वैल्यू आपके पास दी हुई है उसने क्या है, EI। हम यहाँ पर डायरेक्शन नहीं रख रहे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो E रखा अपने पास आ गया क्या, साइन थीटा। T1 कितना आ गया आपके पास है, साइन थीटा। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या हो सकती है, जो आपके पास डायरेक्शन है वो T1 की टॉर्क की मतलब डायरेक्शन है वो क्या बन सकती है। ये क्या निकाला है हमने, टॉर्क निकाला बेटा, ये हमें दिया हुआ है ये T1 बराबर टाउ के। अब एक बात समझो, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है आपके पास सिंपल सा पता लग रहा है, के डायरेक्शन मतलब के में है, के यूनिट आपके पास देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो काय में होगी, आपके पास जेड डायरेक्शन में होगी। देख भी लेते हैं अपन, यहाँ पर देख लेते हैं अपन, थंब रूल अगर लगाए यहाँ पर तो सिंपल सा आपने ये रखा, ये आपने रखा है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ये जैसे ही आप इसे रखोगे, जैसे आप इसे रखोगे तो P से E की तरफ जा रहे हो, P से E की तरफ आप कर्ल करोगे, P से E मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अगर आपने देखा है तो अंदर की तरफ हम मान लेते हैं कि आपके पास कैसा है, Z डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर होगा ना प्यारे, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, P और E के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये हमने बताया भी था कि जो टाउ आपके पास होता है, टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर होता है P के, और साथ ही साथ कहता होता है आपके E के इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ इनवर्स को हम क्या कर रहे हैं, के जो हम मान रहे हैं वो कैसा मान ले रहा है, प्लस के मान ले रहा है। ठीक है, अगर ये आउटवर्ड होगा तो हम इसे माइनस के मान लेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो यहां से अगर हम T1 की बात करें तो ये T1 जो आपके पास होगा वो होगा PE sin थीटा के यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, के कैप जैसे अपन कहें। तो यहां से T1 तो निकल गया, लेकिन उसमें एक बात और कही है, आगे जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो इसने लिखा है व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको छोड़ के अगर मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना इस बात को, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, when subjected to another electric field E2 where E2 कितना दिया आपके पास, √3E1J कैप, it experiences a torque T2 बराबर माइनस T1 इक्वल, देन एंगल आपसे पूछा गया। तो एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ J कैप दिया है, क्या दिया है आपके पास, J कैप। J कैप का मतलब है कि डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द वाई एक्सिस होगी। अरे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या देते हो आप, आई कैप लेते हो। वाई की डायरेक्शन की बात करें, वाई के एक्सिस में अलोंग अगर आप देखो तो क्या कौन सा डायरेक्शन लेते हो आप, J कैप लेते हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है वो कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी होगी भाई। ये आपके पास कैसा है, y डायरेक्शन है, ये x हो गया, ये कैसा आपके पास y। मतलब यहाँ पर है आपके पास E2 और इसकी वैल्यू दी है आपके पास √3E1J कैप, ये दी है आपके पास। सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, है ना, ये दी है। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अपन बात करें, ये जो P आपके पास है, ये तो आपके पास था क्या, थीटा। लेकिन अब इस बार ध्यान रखना है आपके पास, यहां पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है आपके पास,
कुछ इस तरीके की है, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन सकता है? तो देखो यहां से अगर देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, तो ये जो एंगल है वो कितना बनेगा? ये जो एंगल है वो कितना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया भाई? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? तो यहां से अगर हम देखें तो जो टॉर्क आपके पास बनने वाला है T2, ये बनेगा आपके पास PE2 साइन, अब ध्यान रखना यहाँ पर थीटा नहीं प्यारे, P और E के बीच में एंगल कितना है आपके पास है? 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। तो यहां से जो T2 निकल के आएगा वो आएगा PE2 साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cos थीटा, यही होता है। E2 की वैल्यू और हम देते हैं, यहां से PE2 की वैल्यू कितनी दी है? √3E1, और E1 की वैल्यू कितनी दी है आपके पास? अगर देखा जाए तो E1 की वैल्यू दी है EA, मतलब यहां से सिंपल सा जो निकल के आएगा √3E cos थीटा, यही से निकल के आएगा। अगर इसे हम माने, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन पी पर आप रखो ऐसे फिंगर, मतलब ये सारे रखो, ये पाम रखो और ई की तरफ जाओ, ये क्या है आपका ई। अगर देखा जाए तो यहां जैसे रखोगे इसकी तरफ कर्ल करोगे तो डायरेक्शन आएगी इस तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन इन द जेड, आउटवर्ड डायरेक्शन इन द जेड। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन इन द जेड आ रहा है तो जेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं के कैप, क्योंकि हमने उस बार इनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया था, इस बार कैसा है भाई साहब? आउटवर्ड। और अगर आउटवर्ड की आप बात करो तो कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव कैप। क्या हो जाएगा? नेगेटिव के कैप। क्लियर है यहाँ पर? अरे हाँ या ना? क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया। देखो अब बात समझना यहाँ पर, अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन से चलते हैं अपन। क्वेश्चन ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना? ये दो वैल्यूज आप याद रखो कि T1 बराबर PE साइन थीटा के कैप और T2 बराबर P√3E cos थीटा माइनस के कैप। यहां से मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसमें यहां कर देते हैं। देखो यहां अगर देखा जाए तो आपके पास दिया है T2 बराबर माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास? P√3E cos थीटा माइनस के कैप बराबर है आपके पास क्या? T1 की वैल्यू कितनी? पहले तो माइनस लगा लो ये वाला, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? PE साइन थीटा के कैप, यही आपके पास दिया हुआ है। देखो अब समझना यहाँ से, P से P गया, E से E गया और K से K कैप गया, माइनस से माइनस चला गया, मतलब यहां अगर देखा जाए तो बचा क्या है? √3 cos थीटा और इस तरफ बचा है आपके पास साइन थीटा, मतलब √3 बराबर हो जाएगा आपके पास क्या? tan थीटा। यहां से देखा जाए तो आपके पास क्या होगा? √3 बराबर tan थीटा, मतलब tan थीटा बराबर आपके पास अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। कितनी आएगी? 60 डिग्री। तो आंसर इज बी। क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर होगा बी। समझना भाई साहब, ये क्वेश्चन जो आपके पास है वो थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज का जरूर हो सकता है, लेकिन अगर प्यार से आप क्वेश्चन को क्रैक करो तो बहुत ही चंद सेकंडों में ये क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर आएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन किया आपने? क्वेश्चन करो, उतारो इसे, देखो। देखो इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि जस्ट एट द मोमेंट द डायपोल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब डायपोल को हम रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, देन इट फाइंड्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल के बताना है। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए हैं, है ना? अब देखो इसे कैसे करते हैं। अगर हमने इसे रेस्ट से रिलीज किया है, रेस्ट से रिलीज किया है तो देन डेफिनेटली हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू, मतलब एक पॉइंट चार्ज जिसका मास m है, यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज एक मास है आपके पास m है। यहाँ पर एक फोर्स ऐसा एक्सपीरियंस किया जाएगा जो आपके पास होगा क्या? F बराबर Q। यहाँ पर भी एक फोर्स इस तरीके से एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो भी क्या होगा आपका? QE। दोनों के मैग्नीट्यूड आपको सेम दिख रहे हैं, मास भी आपके पास कैसे हैं? सेम है। अगर देखा जाए तो मास ऑफ चार्ज भी आपके पास दोनों के कैसे हैं? सेम है। तो ये होगा आपके पास F1 और ये होगा आपके पास F2। ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके पास? एक दूसरे को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, और अगर रोटेट कराएंगे देन डेफिनेटली यू कैन से दैट देयर इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? रोटेशन है तो आपके पास कैसा है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही आपको दिखाना है। तो देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये रोटेट करा रहा है तो ये रोटेट किसकी वजह से होता है? आपके टॉर्क की वजह से। टॉर्क क्या होता है भाई हमारा? PE साइन थीटा होता है, यही होता है, PE साइन थीटा होता है। अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अगर मैं मान लूं कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P है, तो P और E के बीच में आपके पास जो थीटा है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया है। मतलब यहाँ पर जो टाउ अगर आप बात करें तो टाउ P की वैल्यू क्या होती है?
2ql sin थीटा कितनी होती है आपके पास 2ql sin थीटा, sin थीटा मतलब sin 30, यही होगा आपके पास। तो यहाँ से जो टाउ आपके पास मिलेगा वो हो जाएगा 2ql sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 आपके पास कटता है ना। यहाँ पर ई और लिख लेना भाई, क्या हो जाएगा आपके पास ये ई और हो जाएगा। तो जो टाउ की जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास कितनी मिल जाएगी QLE मिलेगी, क्या मिलेगी QLE मिलेगी, है ना। QLE अगर आपके पास मिली, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक बात समझना आपने, जब 11th क्लास में थे, जब 11th क्लास में आपने देखा था काइनेमेटिक्स पार्ट में, जो टाउ आपके पास होता था ये आपके पास होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब जो टाउ है, अगर हम टाउ को चाहे तो लिख सकते हैं I इंटू अल्फा। ये आई कैसे निकालते थे हम, आई निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपके पास आई होता है ये होता था आपका m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, डेट मतलब एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास मासेस हैं। m1 क्या है आपके पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास। R1 क्या होता था, R1 होता था आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सेस ऑफ रोटेशन, जहां से आपके पास जो एक्सेस है, एक्सेस से वो डिस्टेंस आपके पास कितनी होती थी R। अगर यहां ध्यान से देखो तो एक्सेस ऑफ रोटेशन ये बनेगा, ये जो सेंटर ऑफ मास है आपके पास इस डाइपोल का, ये आपके पास एक्सेस बनेगा, यही तो एक्सेस बनेगा भाई, ये एक्सेस बनेगा। और यहां से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो डिस्टेंस कितनी L। मतलब यहां पर इस मास के लिए, इस चार्ज के लिए जो आपके पास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या होगा, देखो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास I कितना मिलेगा, अगर I देखा जाए तो m1 मतलब इसके लिए मास m, दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी है आपके यहाँ पर L स्क्वायर, प्लस अगर इसकी बात करूं तो इसका भी मास कितना है m और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। मतलब I बन जाएगा आपके पास 2ml स्क्वायर, अरे बनेगा कि नहीं 2ml स्क्वायर। अगर यहाँ पर इसमें रखें तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा, इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद आपके पास आएगा QLE बराबर होगा आपके पास 2ml स्क्वायर अल्फा। हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा हम निकाल लेते हैं, एक L यहां से L चला गया, अगर यहां से गया तो ये मिल जाएगा आपके पास QE डिवाइडेड बाय 2ml, ये मिलेगा, मतलब यहां से अल्फा मिल गया ये वाला। तो जहां पर भी QE 2ml है वो आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अगर इस लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बड़ा तूफान क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। इस क्वेश्चन को देखते ही चक्कर ना आ जाए, है ना। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप रीड करो, रीड करने के बाद अगर इसकी लैंग्वेज को अगर आप पकड़ जाओ ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि SHM का है, जब भी SHM के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हो तो SHM के कॉन्सेप्ट आपको याद आने जरूरी है। आप 11th को थोड़ा सा रिकॉल करो, उस 11th को रिकॉल करने के बाद ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो आपके पास 2 पार्टिकल से मिलकर बना है, जो किसी एक लाइट रोड जिसकी लेंथ कितनी है L है, समझना इस बात को, है ना। और जो द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m, दोनों जो पॉइंट चार्जेस है उनका मास जो है वो m दिया है, चार्ज क्या है -q और +q है। और सिस्टम को कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है कि डाइपोल एक्सेस इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब जो डाइपोल आपके पास होगा, जो डाइपोल एक्सेस होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होगा, पैरेलल होगा। मतलब ये कहानी कुछ इस तरीके की है, कहानी कुछ ऐसी है, समझना इस बात को। कहानी ये कुछ इस तरीके की है कि इस तरीके से यहाँ हमने मान लिया -q और यहाँ पर हमने मान लिया क्या, अगर देखा जाए तो हमने मान लिया ये +q। इसका भी मास आपका m है, इसका भी मास आपके पास m है। और ये जो लेंथ ऑफ रॉड की अपन बात करें तो ये लेंथ ऑफ रॉड जो है वो कितनी है आपके पास, टोटल लंबाई है इसकी L। ध्यान रखना ये 2L नहीं है भाई, ये L है। अगर ये L है तो मतलब ये जो हिस्सा होगा आपका L/2 होगा, ये वाला भी हिस्सा जो आपके पास होगा वो कितना होगा L/2। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ये कैसा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है,
ये कुछ कहानी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब देखो एक बात समझना है आपके, ये तो कहानी आपने समझ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। आगे अगर आप देखो तो द डाइपोल इज स्लाइटली रोटेट अबाउट द सेंटर एंड रिलीज्ड, मतलब इस डाइपोल को हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटर के अबाउट थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात समझना यहाँ पर, जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं रोटेट, अच्छा आगे आगे देखो तो सो दैट द फॉर स्मॉलर एंगुलर, ये बात बहुत काम की, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब बहुत ही छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें कराना है। कैसा एंगुलर कराना, मतलब थीटा ही हमें घुमाना होगा। अब देखो कहानी कुछ इस तरीके से मैं बनाना चाह रहा हूं, जैसे इसको हमने क्या करा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और थोड़ा सा डिस्प्लेस मतलब जो थीटा है हम क्या ले रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। कैसा है आपके पास, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है भाई साहब, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है आपके पास है। और बहुत ज्यादा स्मॉल होने के साथ इसने आपको क्या कहा, छोटा सा आपने डिस्प्लेसमेंट कराया, और आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकाल के देना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा क्या करा, डिस्प्लेस किया, तो ये पोजीशन कुछ इस तरीके से बन गई। यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू आ गया, ये एम आ गया, और ये हो गया माइनस क्यू, ये भी आ गया आपके पास एम, ये L/2 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी आपके पास L/2, सेंटर आपके पास ये। मतलब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपने कराया है वो कैसा कराया, आपने इस तरीके से कराए। अगर हम चाहे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी, जब भी आप एसएचएम के कोर्स क्वेश्चंस करते थे, जैसे आपसे मैं ये कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर एसएचएम की बात करते हो तो एसएचएम में क्या करते हो कि इस ऑब्जेक्ट को आप अपनी मीन पोजीशन, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है आपके पास, मीन पोजीशन है। क्या है भाई, मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के या तो आप इस तरफ या इस तरफ क्या करते हो, इसे डिस्प्लेस कराने की कोशिश करते हो। जैसे आपने इस तरफ आपने डिस्प्लेस कराया, और ये डिस्प्लेस सपोज आपने कराया एक्स। अब आप क्या करते हो, एसएचएम में होता है कि जब आप डिस्प्लेस कराते हो तो ये इस डिस्प्लेसमेंट को वापस अपनी मेन पोजीशन पर या इस पोजीशन को रीगेन कराने के लिए इस पर क्या होता था, एक फोर्स लगता था अपोजिट इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता था। क्या लगता था आपका, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता था। दिस इज द एसएचएम। क्या है भाई साहब, एसएचएम। मतलब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके पास बनता था कि जो आपके पास एफ आर है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब एफ आर, ये एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था माइनस एक्स। माइनस एक्स क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा है कि जिस तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता था उसके अगेंस्ट, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगाते थे, रिस्टोरिंग फोर्स लगाते थे। क्या लगाते थे, रिस्टोरिंग फोर्स। इस वजह से आपको क्या कराना, माइनस एक्स है। मतलब अगर आपने ये प्रूफ करा दिया, अगर आपने ये प्रूव करा दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, तो वो कहानी काय की बन जाएगी भाई साहब, वो कहानी बन जाएगी आपके पास एसएचएम की। कहानी किसकी कहानी बन जाएगी, एसएचएम। अब देखो इसमें अगर देखो तो आप रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स आप लिखोगे एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए। अगर ए हम देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसमें हम एक टर्म यूज करते थे एम जैसा का तैसा, इस ए की जगह पर लिखते थे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। यहां से एक्स गया, माइनस से माइनस गया, तो क्या बचा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहां से आप निकालोगे वैल्यू क्या, ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की वैल्यू निकालोगे। जब भी आप ओमेगा निकाल लो तो कहानी फिर आपके पास टाइम पीरियड क्या है, और टाइम पीरियड होता था आपका 2π/ओमेगा। यहां से टाइम पीरियड निकल सकता था। लेकिन ये जो कहानी थी आपके पास लीनियर एसएचएम की थी। काय की कहानी थी ये, लीनियर एसएचएम की कहानी थी। लेकिन हमें तो कैसा देखना है भाई साहब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराना है हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने कराया, डेफिनेटली आपके पास एसएचएम कैसा होगा, एंगुलर एसएचएम होगा। कैसा होगा, एंगुलर एसएचएम होगा। तो हमें एंगुलर एसएचएम दिया है तो फिर हमें उसका टाइम पीरियड भी कैसा निकालना पड़ेगा, एंगुलर एसएचएम का। अब बात मुद्दे की है कि अगर हम लीनियर एसएचएम में इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो फिर भाई साहब हम एंगुलर एसएचएम में किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एंगुलर एसएचएम में हम कुछ नहीं करते, हम क्या करेंगे, एंगुलर मतलब रोटेशन के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स की जगह पर टॉर्क। तो आप लोगे यहां पर एंगुलर एसएचएम की जब भी हम बात करेंगे, एंगुलर एसएचएम की जब भी आप बात करोगे तो आपको फोर्स के जगह पर लेना है टॉर्क, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क। और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, काय के होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा, तो आपने लिख दिया माइनस थीटा। अब यहाँ से जो टाउ आर आपके पास होगा ये अगर देखा जाए तो कैसा होता है आपका, अभी देखा था हमने आई अल्फा क्या है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इस अल्फा की जगह आप एक टर्म यूज करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, आई जैसा का तैसा रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से आपके पास आएगा ओमेगा की वैल्यू, और आप चाहो तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा रखकर यहां से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे फॉर द एंगुलर एसएचएम। तो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपका मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा है ना, नहीं तो आपके पास पीडीएफ मिल जाती है, आप पीडीएफ में भी देख सकते हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस लेक्चर की, आप सभी को पता है टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लीनियर एसएचएम ना देखकर क्या देखना है भाई साहब, हमें देखना है ये वाला है ना एंगुलर, जिसको आप चाहो तो किसी कोने पर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर मतलब भाई कहानी इतनी सी है कि अगर हम इस एंगुलर एसएचएम का यूज करके अगर देखें तो इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें तो आप देखो यहाँ पर अगर देखें तो टाउ क्या होता है, टाउ आपके पास होता है पीई साइन थीटा, पीई क्या होता है आपके पास पीई साइन थीटा। अगर हम यहाँ देखें तो थीटा जो आपके पास है, अगर थीटा आप कहना चाहे तो आपने क्या बोला कि थीटा जो है सर वो बहुत बहुत छोटा है, क्या है आपके पास बहुत छोटा, क्योंकि एसएचएम में जो आपके पास डिस्प्लेस आप कराते हो, डिस्प्लेसमेंट आपको देखते हो वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो बेटा ध्यान रखना साइन थीटा ऐसी पोजीशन में कितने के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। और जो टाउ आपके पास है ये कैसा है रिस्टोरिंग है, मतलब जितना आप डिस्प्लेस करोगे उसके बदले में आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम पुरानी पोजीशन पर आ सकते हैं। ध्यान रखना यहां पर अगर देखें तो थीटा आपके पास बराबर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास बनेगा पीई थीटा के बराबर। अगर आप किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि जो टाउ आर है ये माइनस पी थीटा के बराबर है तो आपका काम बन गया। आपका काम इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये केस बन जाएगा फिर एंगुलर एसएचएम का। देखो यहां पर अगर आपने यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा करा है, क्लॉकवाइज करा है, यहां पर यहां से लेके आप थीटा किस तरफ जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, तो ये हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर ये पोजीशन आपके पास यहां आ जाती है डिस्प्लेस करने के बाद जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने इतना दिखाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन पर तो लाना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा आपका टाउ आर। अगर अपोजिट डायरेक्शन है देन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये कैसे होंगे, साइन भी आपके पास चेंज होंगे। मतलब यहां पर जो टाउ आर है ये हो जाएगा आपके पास माइनस पीई थीटा, हो जाएगा पीई थीटा। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि जो आपके पास एंगुलर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाउ आर जो है वो दोनों के दोनों कैसे हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ये केस ऐसा बन गया कि टाउ आर जो है वो माइनस पी थीटा, तो ये केस काय का बन गया, ये केस बन गया आपका एंगुलर एसएचएम का। काय का बन गया, एंगुलर एसएचएम। अब कुछ नहीं करना आपको, पूरा का पूरा जो एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट है उसे आप यहां बिठा दो। अगर टाउ आर की जगह बात करें तो टाउ आर की जगह लिखते हैं हम आई अल्फा बराबर होगा माइनस पी थीटा, यही होगा आपके पास है आई अल्फा। आई कैसे निकालते हैं, आई हमने बताया था आई होता है आपके पास m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर, इस तरीके से आप करते जाते हो। यहां अगर देखें तो इसके लिए आपके पास जो आप मास है वो कितना m, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बेटा ये L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर प्लस इसकी बात करें मतलब सेकेंड मास की अपन बात करें तो ये भी मास आपका m है लेकिन डिस्टेंस है L/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा ml²/4, ये भी हो जाएगा आपका ml²/4। मतलब यहां से मिलके आएगा 2ml²/4, ये 2 से 2 गया, मतलब आपके पास i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ml²/2, यही मिलने वाला है। तो यहां से हम रख देते हैं। अच्छा अल्फा की जगह क्या रखते थे, वहां पर पहले i की वैल्यू रखो, तो i की वैल्यू आएगी ml²/2। अल्फा की जगह रखते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर होगा माइनस पीई थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां पर अगर देखा जाए बचा क्या, यहां पर अगर बचा है कुछ तो वो आपका पास बचा है ml²/2 ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा p, इतना ही बचा है। अगर ओमेगा हम निकालना चाहें तो ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2pe/ml²। अरे ऐसा ही होगा,
ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहां से आपके पास बचा क्या, ओमेगा 2p ml² हो गया कि नहीं, ये ml², सिंपल सा है। ओमेगा आपके पास आ गया, अगर ओमेगा देखो तो ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर है। अगर हम चाहें तो इस ओमेगा को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं पी की वैल्यू रखकर, तो पी की जब वैल्यू आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2। पी यहां पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां तक, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और साथ में टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ पर कितनी है टोटल डिस्टेंस, एल है, कितनी है भाई साहब, एल है। तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी QL E डिवाइडेड बाय ml²। एक एल से एक एल गया, मतलब ओमेगा जो है वो आपके पास आएगा √2QE डिवाइडेड बाय ml। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, टाइम पीरियड। क्या निकालना है भाई साहब, टाइम पीरियड। अरे ओमेगा तो आ गया, अब तो क्या है, खत्म है चीजें। टी बराबर होता है टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा, यही होता है। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो भाई, यहां से आ जाएगा 2 पाई, इसको हम पीछे, ये आपका क्या है अपोजिट, मतलब नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, क्या बनेगा, ml डिवाइडेड बाय 2QE, यही होगा। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, तो ऐसा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से खुद से करेंगे, है ना, फोकस्ड होके थोड़ी सी इसकी जो आपके पास लर्निंग है, अगर इस क्वेश्चन को आप लर्न करने ना, तो लर्न करने के बाद आप देख पाओगे कि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी प्यारे, है ना। इस क्वेश्चन को अगर चाहे तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी ये आपको पता है, नीचे मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो दोनों के मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके फिर एडवांस के क्वेश्चन को बनाया जाता है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिल गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का भी मिल गया, यहाँ पर आपके पास क्या SHM का भी केस मिल गया। तो ऐसे 3-4 चीजों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अगर ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें भाई, पढ़ाई जरूर करते रहें, है ना, और अपना ध्यान रखें खुद का, लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।